हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को। और आज की डेट है 8 जुलाई। तो 8 जुलाई के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज कर रहे हैं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं कि आप मुझसे इन 4 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी नाम से। आप ये सर्च करोगे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वरना इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस चैनल को ज्वाइन करने का फायदा ये है कि इन लेक्चर्स की पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी। इसके साथ आप मुझसे मेल, ट्विटर और इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो, आप मुझे इन सभी मीडियम्स के थ्रू टेक्स्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम। आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। तो देखो, आज का पिंच ऑफ पॉजिटिविटी ये है दैट इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप किसी चीज़ को ड्रीम कर पा रहे हो, तो ये आपको बिलीव करना चाहिए, ये फेथ आपको अपने ऊपर होना चाहिए दैट यू विल बी अचीविंग इट टू। यू आर कंप्लीटली कैपेबल टू अचीव इट, क्योंकि ड्रीम देखना भी कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। आप अगर किसी चीज़ का सपना देख पा रहे हो तो आप उसको डेफिनेटली अचीव भी करोगे। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो, GS1 में हम देखेंगे सोसाइटी में आज का एडिटोरियल LGBTQIA+ हेल्थ इश्यूज। तो यहाँ पे LGBTQ कम्युनिटी के बारे में तो हमने सुना था, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और इसके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ इश्यूज की इसमें बात की हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, इसको देखेंगे। आगे बात करेंगे GS2 में। तो हमारे पास आज GS2 में कुछ भी नहीं है। GS3 में देखो, एग्रीकल्चर में एक न्यूज है पैडी सोइंग को लेकर। तो पैडी की जो सोइंग है, पैडी की जो खेती, कल्टीवेशन है, कम हो रहा है। क्या इसके पीछे कारण है, इन सब चीजों को देखेंगे। सेंटर प्रमोट्स ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। तो ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन के ऊपर आज एक आर्टिकल आया जिसमें सेंटर प्रमोट कर रहा है, किसानों को इंसेंटिव्स दे रहा है और सेंटर इसके लिए स्कीम्स लेकर आ रहा है कि किस तरह से हम ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन अपने देश में बढ़ा सकते हैं और इसका एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो इसको देखेंगे। इकोनॉमी में देखेंगे इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म टू असेस व्हीकल सेफ्टी। तो जो हमारी व्हीकल सेफ्टी है, इसको लेकर इंडिया के अपने एक सेफ्टी नॉर्म्स आए हैं, इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इकोनॉमी में एक और टॉपिक है आरबीआई मूव्स टू स्टेबलाइज रुपी। तो रुपी आपको पता है बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट कर रहा है अभी कुछ टाइम से। हम कंटिन्यूसली इसके बारे में हर रोज डिस्कस करते हैं। तो आरबीआई ने कुछ यहाँ पे मेजर्स दिए हैं, कितने सार्थक होंगे, कितने सफल होंगे, वो मेजर्स देखेंगे इस आर्टिकल में। एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। एक न्यूज आईआर से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जो आज के न्यूज़पेपर में नहीं है क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले की ही न्यूज है ये, कि यहाँ पे जापान के जो लीडर हैं, जापान के जो शिंजो आबे जी हैं, उनके ऊपर अटैक हुआ है और हिज सीरियसनेस इज वेरी मच हाई, ठीक है। उनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ रिगार्डिंग जो सीरियसनेस है, दैट इज वेरी मच हाई। तो इसके बारे में हम देखेंगे कल पूरा आर्टिकल, लेकिन अभी बस आपको न्यूज देनी थी। आगे बात करते हैं आज के पहले आर्टिकल की, जो कि है द प्रपोजल फॉर एन इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म फॉर असेसिंग व्हीकुलर सेफ्टी इन कोलिजन। तो देखो यहाँ पे, अच्छा एक चीज पहले मैं बता दूं कि अगर आपको यहाँ पे मेरी विजिबिलिटी के कारण पीछे का कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं दिख रही हैं, तो उसकी टेंशन मत लो। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ओके। उसके थ्रू आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हो, वरना द हिंदू तो आप सभी को पढ़ना ही है, ओके। चलो अब बात करते हैं इस आर्टिकल की। द प्रपोजल फॉर इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म फॉर असेसिंग व्हीकुलर सेफ्टी इन कोलिजन। तो देखो, इशू ये है कि हमारे देश में रोड एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, ठीक है। हमने अभी कुछ दिनों पहले ही एक रोड एक्सीडेंट से रिलेटेड लैंसेट की रिपोर्ट देखी थी, जिसमें हमने देखा था कि हमारे देश में सिर्फ 1% व्हीकल्स हैं। पूरी दुनिया में जितनी व्हीकल्स है ना, मान लो पूरी दुनिया में 100 व्हीकल्स हैं, तो उसमें से एक ही व्हीकल हमारे पास है। तो 1% व्हीकल्स ही है हमारे पास ग्लोबल लेवल पे देखा जाए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो 10% होते हैं ऑफ द ग्लोबल लेवल। यानी कि हमारे पास व्हीकल एक है, लेकिन जितने भी टोटल एक्सीडेंट्स होते हैं, मान लो 100 एक्सीडेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें से 10 हमारे यहाँ होते हैं। तो ये रोड एक्सीडेंट्स को कम करना है, कोलिजन्स को कम करना है, और उसके कारण जो जाने जाती है उनको कम करना है। इसीलिए हमारे देश में इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म लाने की बात की है। अब देखो, यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं रोड सेफ्टी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के, नितिन गडकरी जी, उन्होंने यहाँ पे ड्राफ्ट जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स निकाले हैं, नोटिफिकेशन निकाली है, और इसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस करने की बात करी है। किसे? भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को इन्होंने लॉन्च करने की बात की है, एन कैप।
एन कैप को आप लोगों में से कई सारे लोग जानते होंगे। एन कैप जो है बेसिकली इंटरनेशनल नॉर्म्स रहते हैं जिसमें कि आप यहाँ पे कार असेसमेंट करते हो, ठीक है, कि कोई कार कितनी सेफ है इसको असेस करने का काम करते हो अंडर दिस प्रोग्राम। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक क्रैश टेस्ट कराई जाती है। क्रैश टेस्ट देखो मैं दिखाती हूँ, इस तरह से क्रैश टेस्ट कराई जाती है हर कार की, ठीक है। एक कोई भी कार ले ली, ठीक है, जैसे आपने टाटा की नेक्सन ले ली या मारुति की कोई कार ले ली, कोई भी कार ले ली, उसके सामने एक इस तरह का यहाँ पे हर्डल या कुछ कोलिजन के लिए रखा जाता है, ठीक है, जो मूव करता रहता है। ओके, और ये कार को स्पीड में लाया जाता है और इससे टकराया जाता है, कोलाइड कराया जाता है, सो दैट ये समझ आ सके कि अगर कभी एक्सीडेंट होता है इस कार का तो ये कार जो है क्या सेफ है, जो पैसेंजर्स इसमें बैठे हैं, जो लोग इसमें बैठे हैं उनके लिए सेफ है या नहीं। तो यहाँ पे एक डमी भी बिठाया जाता है और इसको चेक किया जाता है कि इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस कोलिजन का, और इसी पूरी चीज को बोलते हैं क्रैश टेस्ट। ओके, और ये क्रैश टेस्ट कराने के लिए जो नॉर्म है वो एनकैप के थ्रू आते हैं, ठीक है। और इसी में भारत स्पेसिफिक एनकैप आया है जो इंडिया स्पेसिफिक नॉर्म लाए हैं इस क्रैश टेस्ट को चेक करने के लिए। ओके, तो इसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये क्रैश टेस्ट होगी, ठीक है, ये होगी ये भारत एनकैप यानी कि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बेसिस पे। और यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे स्टार रेटिंग दी जाएगी अलग अलग कार्स को, ठीक है, सेफ्टी के ऊपर। अगर आपकी सेफ्टी अच्छी है तो आपको यहाँ पे अच्छी रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग मिलेगी। अगर अच्छी नहीं है तो 1 स्टार, 2 स्टार, इस तरह की रेटिंग आपको मिल सकती हैं। इससे क्या होगा कि एक्सपोर्ट वर्दीनेस बढ़ेगी हमारी व्हीकल्स की। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे जैसे जिनको भी कार्स वगैरह के बारे में ज़्यादा पता होगा उनको पता होगा कि जो फोर व्हीलर्स हैं, कार्स वगैरह हैं, हमारे देश में जो कार्स बनती हैं उनकी सेफ्टी बहुत ही यहाँ पे मिनिमलिस्टिक होती है, ठीक है, इसीलिए उनका एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं होता। और हमारी क्योंकि एक्सपोर्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि सेफ्टी के इश्यूज हैं, तो एक्सपोर्ट वर्दीनेस उतनी नहीं है, कॉम्पिटिटिवनेस उतनी नहीं है। इसीलिए इस कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट वर्दीनेस को बढ़ाने के लिए ये सेफ्टी पैरामीटर्स हम लाए हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके बीच में सेफ्टी पैरामीटर्स को प्रमोट किया जाएगा, सो दैट यहाँ पे कंज्यूमर जो है उसमें भी एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल हो कि देखो हमारी जो कार्स हम परचेज कर रहे हैं भारत एनकैप के हिसाब से वो एक सेफ कार है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भारत एनकैप है ये क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, जहाँ पे ये जो हमारे देश में बनने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमारे देश का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको कॉम्पिटिटिव बनाने का काम करेगा। ओके, तो ये पर्पस क्या है एनकैप का? एनकैप का पर्पस ये है कि ये ग्लोबली इंफॉर्मेशन देता है, ग्लोबली रिलायबल इंफॉर्मेशन देता है, कोई भी कार, कोई भी व्हीकल कितनी सेफ है ड्यूरिंग द क्रैश टेस्ट के बाद ये आपको मैसेज दिया जाता है, ग्लोबल लेवल पे रिलायबल इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कोई भी कार कितनी ज़्यादा रिलायबल है, कितनी ट्रस्टवर्दी है, आप उस पर कितना डिपेंड कर सकते हो सेफ्टी पर्पज से, ठीक है। तो एनकैप का काम ये होता है। इससे क्या होता है, व्हीकल्स को इंटरनेशनल मार्केट में रिलायबिलिटी मिलती है और एक पहचान मिलती है, रेपुटेशन मिलती है, अगर अच्छी सेफ्टी उनकी है तो, सेफ्टी पैरामीटर्स अगर अच्छे हैं तो। अब अगर कोई मान लो किसी कार को 0 रेटिंग मिली एनकैप में तो क्या वो बिकेगी? नहीं बिकेगी, लेकिन उसका फिर नाम उस हिसाब से रहेगा, ठीक है। लाइक आप अगर समझते हो कोई इंडेक्स में इंडिया का नाम कोई बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छी रैंकिंग आई, तो पूरे वर्ल्ड में वो एक मैसेज जाता है। वहीं इंडिया का नाम अगर सबसे नीचे आता है तो वो भी एक मैसेज जाता है। वैसा सेम होता है व्हीकल्स के साथ भी। ओके, अब देखो ये जो एनकैप है, ग्लोबल एनकैप अभी तक एक चलता था, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक एनकैप चलता था। तो जो ये ग्लोबल एनकैप हुआ करता था इसका काम ये था कि जो जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं उनके जो एनकैप्स हैं, यानी कि जो भी उनका कार असेसमेंट प्रोग्राम है, उन सभी को कोऑर्डिनेट करके एक इंटरनेशनल लेवल का एनकैप बनाया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि ये जो रीजनल लेवल के एनकैप्स हुआ करते थे ये स्पेसिफिक लोकल कंडीशंस को लेते थे। अब देखो क्या होता है ना कई बार कि कोई कार यहाँ पे किसी देश में चलाने के लिए सही है, किसी अलग टेरेन में चलाने के लिए सही है, वही कार हमारे देश में आएगी तो उसकी सेफ्टी रेटिंग कम कर दी जाएगी या बढ़ा दी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफीज ऑल्सो। यहाँ पे कार्स की कार असेसमेंट होता है, ठीक है, क्रैश असेसमेंट, सेफ्टी असेसमेंट होता है। ओके, तो इसीलिए हर रीजन की अपनी अपनी एक कार असेसमेंट प्रोग्राम हुआ करता था, ठीक है, अलग अलग ज्योग्राफीज के हिसाब से। इसको मिला के एक ग्लोबल एनकैप लाया गया था। अब ऐसे में ये जो एनकैप है ये व्हीकल्स को किस तरह से इवेल्युएट करता है? तो देखो जो भारत एनकैप आ रहा है ये क्या करेगा, सभी व्हीकल्स को 1 से लेके 5 स्टार्स के बीच में रेटिंग देगा। और ये जो रेटिंग होगी ये 3-4 बेसिस पे होगी, 3-4 पैरामीटर्स पे होगी। एक तो जो अडल्ट
जो अडल्ट किसी भी कार में बैठा है उसकी कितनी सेफ्टी है, कोई चाइल्ड अगर बैठा है, चाइल्ड ऑक्यूपेंट है तो उसकी कितनी सेफ्टी है, कितना प्रोटेक्शन है, सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज कितनी है, एयरबैग्स कैसे हैं, काम करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे जांचा जाएगा, परखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो जैसे कि ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं क्रैश हो रहा है तो कहीं क्रैश होते टाइम, एक्सीडेंट या कोलिजन होते टाइम दरवाजा तो नहीं खुल जाता कार का। अब दरवाजा खुल जाएगा तो जो भी उसके अंदर बैठा है व्यक्ति, जो भी पर्सन बैठा है वो बाहर गिर जाएगा और उसको यहाँ पे ज्यादा सेफ्टी कंसर्न हो सकते हैं, ज्यादा उसकी जान को खतरा हो सकता है ऐसे में। तो यहाँ पे ये सारी चीजें देखी जाएगी। ये देखा जाएगा कि जो एल्यूमिनियम डिफॉर्मेबल बैरियर है उसको जब कोलाइड करता है कोई कार तो उसके ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, अब भारत एनकैप जो है वो इसको ज्यादा स्पीड पे चेक करेगा। अभी तक जो ग्लोबल एनकैप है वो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चेक करता है, यानी कि जो कार आ रही है, ठीक है, जिस कार को हमको चेक करना है उसको 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया जाता है और चेक किया जाता है कि क्या हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो कार आएगी वो और ज़्यादा स्पीड पे हम चेक करेंगे, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छूटनी चाहिए जिसमें हमारा सेफ्टी कंसर्न छूट रहा हो। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे यूएन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये भारत एनकैप बना है। ओके, और यहाँ पे डोमेस्टिक टेस्टिंग नॉर्म्स को इंश्योर किया जाएगा, डोमेस्टिक टेस्टिंग नॉर्म्स के हिसाब से काम होगा। और यहाँ पे जो कोलिजन हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा जो डमी अंदर बैठा है ना उसके ऊपर कोई इंजरीज तो नहीं आई है, अडल्ट का प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं, कहीं पे भी कैसी इंजरीज, किसी भी बॉडी के पार्ट में कोई इंजरीज तो नहीं आई है, नीज पे या फिर फेस पे या फिर कहीं पे भी कोई इंजरी तो नहीं है। ओके, इसके बाद चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम को चेक किया जाएगा कि चाइल्ड जो अगर अंदर बैठा है तो उसका कितना प्रोटेक्शन हो पा रहा है। ओके, साथ में जो हायर रेटिंग होगी, हायर रेटिंग्स के साथ साथ यहाँ पे ये भी होगा कि परमानेंट वार्निंग लेबल भी लगा जाएगा और फ्रंटल एयरबैग्स भी होंगे कि एयरबैग्स खुल जाते हैं ना जब एक्सीडेंट होता है तो एयरबैग से क्या होता है, आपकी जान बच जाती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो व्हाट डज इट होल्ड फॉर द डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को कैसे देख रही है, तो देखो पहली चीज तो ये कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, उनका एक प्रॉमिस था, उन्होंने ये कहा कि हमारा जीरो टॉलरेंस होना चाहिए टूवर्ड्स रोड एक्सीडेंट्स। और इनका ये कोशिश है, इनका ये एफर्ट है कि बाय द ईयर 2025 हमको 50% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं इनको कम करना है, 50% से कम करना है रोड एक्सीडेंट्स को। ठीक है, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इससे खुश हैं भारत एनकैप से, कुछ हैं जो खुश नहीं हैं। जैसे कुछ लोग ये बोल रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स, वो ये कह रहे हैं कि प्राइजेस जो हैं कार्स की वो बढ़ जाएंगे इस चक्कर में। ठीक है, क्योंकि टेस्टिंग वगैरह होगी इतनी हायर लेवल पे तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, और प्राइजेस बढ़ने से क्या होगा, ऑलरेडी अभी लोगों के हाथ में लिक्विडिटी नहीं है, ऑलरेडी कार्स के रेट अभी बहुत चल रहे हैं, तो इसमें प्राइस अगर और बढ़ जाते हैं तो जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको एक ड्रॉबैक देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखो एक चीज़ ये भी है कि भारत एनकैप जो है ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इससे हमारी जो कार्स की सेफ्टी वो ज़्यादा इंश्योर होगी। ठीक है, जो स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, और इसीलिए हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से हम अपनी कार्स को जांच पाएंगे। ओके, इसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ग्लोबल एनकैप जैसा ही ये एनकैप है। ओके, और जो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन या नॉर्थ अमेरिका में अगर हम जो कार है हमारी उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे फिर से वो चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका यहाँ पे ज़्यादा कोई मतलब नहीं बनता है, कुछ लोगों का ये कहना है। तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं इससे। ठीक है, दोनों तरह के आपको रिएक्शन मिलेंगे। लेकिन अगर ये प्रपोजल क्लियर हो जाता है तो 1 अप्रैल 2023 से ये जो पूरा एनकैप वाला, भारत एनकैप वाला सिस्टम है ये लागू हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा पूरा जो हमारा इंडिया स्पेसिफिक कार असेसमेंट नॉर्म है, इसको आप ये भी पढ़ सकते हो, भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम। ओके, तो ये भी इसी का ही पार्ट है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, जो कि है पैडी सोइंग के बारे में। पैडी क्या है, पैडी इज अ क्रॉप, ठीक है, जो खरीफ क्रॉप है स्पेसिफिकली, ठीक है, खरीफ क्रॉप है। और इसके बारे में क्वेश्चन ये खड़े हो रहे हैं कि पैडी की जो सोइंग है वो कम हो रही है। ठीक है, पैडी की सोइंग कम हो रही है, और पैडी की सोइंग क्यों कम हो रही है ये सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी कंसर्न है पैडी की सोइंग कम हो रही है, इसके कारण जो फूड इनसिक्योरिटी का इशू है ये धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है हमारे देश में। ओके, फूड इनसिक्योरिटी का इशू इमर्ज हो रहा है और किसान जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो पैडी नहीं उगा रहे। अब क्या रीज़न है इसको देखेंगे, लेकिन पहले पैडी के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। उससे पहले अलग अलग सीजन्स के बारे में जान लो, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो पहला तो है रबी क्रॉपिंग सीजन, फिर होता है खरीफ और फिर होता है जैद। रबी क्रॉपिंग सीजन कौन सा होता है, जिसमें आप अक्टूबर टू दिसंबर में सोइंग करते हो और हार्वेस्टिंग जो है, जो आप
काटते हो फसल वो अप्रैल टू जून में काटते हो। देन इसमें कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, देखो वीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब आते हैं। और स्टेट्स कौन कौन से, यूजुअली जो नॉर्दर्न इंडिया वाले स्टेट्स है ना, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इन एरियाज में ये क्रॉप्स मेनली उगाए जाते हैं रबी पीरियड में। ओके, फिर आता है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो है वो जून जुलाई में उगाए जाते हैं और इसको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। इसमें देखो कौन कौन सा, राइस है, मेज है, ज्वार है, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब जो है ये खरीफ क्रॉप्स हैं। याद रखना राइस का ही दूसरा नाम पैडी है। ओके, तो आसाम में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तो जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है, नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया वाला पोर्शन, वो आता है इस रबी, सॉरी, खरीफ वाला जो सीजन है उसमें। जायद वाला वो है जिसमें मार्च और जुलाई में, मार्च से जुलाई में सोइंग की जाती है और हार्वेस्टिंग भी इसी दौरान कर ली जाती है। ठीक है, तो रबी और खरीफ के बीच का टाइम है ये। इसमें सीजनल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, फॉडर क्रॉप हो गया, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड चीजें हो गई, ये सब चीजें यहाँ पे जायद क्रॉप में आती हैं, जायद क्रॉपिंग सीजन में उगाई जाती है, और ये मेनली नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स इसमें आते हैं। ओके, आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देख लो, पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो मेनली पंजाब है, हरियाणा है, यूपी, बिहार है, असम है। उसके बाद देखो यहाँ वाला रीजन, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु। ये वाला जो है ना, ईस्टर्न घाट्स वाला रीजन जो है इधर है, और नॉर्दर्न इंडिया में है, वो भी नॉर्दर्न में, ये जो ईस्टर्न वाला रीजन है इधर है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली राइस उगाया जाता है। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ज्योग्राफी में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, तो आपको इस तरह के डायग्राम यहाँ पे बनाने होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो पैडी की और बात कर लेते हैं कि पैडी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो इसको उगाने के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, 22 टू 32 डिग्री चाहिए विथ हाई ह्यूमिडिटी। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कहाँ पे सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कौन से क्रॉप्स में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा रेनफॉल या इरिगेशन की जरूरत होती है। दो क्रॉप्स हैं, पहला है राइस या पैडी और दूसरा है शुगर की, ये याद रखना है आपको, है ना। इसमें दूसरा रेनफॉल देखो, हाई रेनफॉल चाहिए होता है 150 टू 300 सेंटीमीटर्स के बीच का रेनफॉल, तो हाई रेनफॉल इसमें चाहिए होता है। सॉइल टाइप इसमें क्ले और लोमी टाइप का सॉइल होना चाहिए। और इसके टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखो, वेस्ट बंगाल है, पंजाब है, यूपी है, आंध्रा है और बिहार है। ठीक है, तो ये सब जो एरियाज हैं, ये सब स्टेट्स में ज़्यादा राइस उगाई जाती है। और मेजोरिटी है, काफ़ी बड़ी मेजोरिटी है इंडियन पीपल की जो इसको स्टेपल फूड की तरह खाते हैं। अब देखो नॉर्थ इंडिया में वीट को स्टेपल फूड की तरह, क्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है। वैसे ही नॉर्मली जो नॉर्थ इंडिया है और जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है, वहाँ पे राइस इज द स्टेपल क्रॉप। ठीक है, तो फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा अगर राइस की कल्टीवेशन कम होता है तो। दूसरा, इंडिया जो है चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का या पैडी का। अब देखो यहाँ पे अलग अलग एरियाज में अलग अलग टाइम पे उगाई जाती है पैडी। ठीक है, इसको यहाँ पे देखो आसाम में जो पैडी उगाई जाती है यहाँ पे उसको बोलते हैं औस। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल में अमान और बोरो, ये सब जो है ये राइस के ही टाइप्स है, पैडी के ही टाइप्स है। और इंडिया में गवर्नमेंट कुछ स्कीम्स चला रही है, कुछ प्रोग्राम्स चला रही है जिसके थ्रू राइस के कल्टीवेशन को बढ़ाने की बात की जाती है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, हाइब्रिड राइस सीड प्रोडक्शन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम है जिसके थ्रू हम सपोर्ट कर रहे हैं राइस कल्टीवेशन को। ओके, अब देखो वापस आते हैं इसी पे, और देखो यहाँ पे देखते हैं कि क्यों राइस कल्टीवेशन कम हो रहा है। तो पहला इसका रीजन ये है कि अभी मॉनसून उतना नहीं आया है, और मैंने आपको बताया राइस के लिए क्या चाहिए, मॉनसून चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, और पानी जब तक नहीं होगा तब तक कल्टीवेशन उतना नहीं होगा, तो मॉनसून अभी तक नॉर्थ इंडिया में प्रॉपरली नहीं आया, पहला कारण तो ये है। दूसरी चीज ये है कि वाटर स्कार्सिटी हो गई है पंजाब हरियाणा जैसे रीजन में। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी का इशू है। अब देखो ये हमारे अंदर भी एक गलती ये है हमारे इंडियन फार्मर्स की, कि हमारे देश में उन एरियाज में राइस उगानी चाहिए जहाँ पे वाटर का अबंडेंस हो। हम वहाँ पे उगा रहे हैं जहाँ पे वाटर ऑलरेडी स्कार्स है, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र के भी कुछ रीजन में राइस उगता है। ठीक है, विदर्भ हो गया, यहाँ पे शुगर केन भी उगता है। तो ये रीजन ऑलरेडी वाटर स्कार्स रीजन है, और यहाँ पे अगर आप वाटर इंटेंसिव क्रॉप उगाओगे तो यहाँ पे तो और वाटर स्कार्सिटी हो जाएगी। तो सेम चीज अभी हो रही है पंजाब हरियाणा में। तीसरी चीज ये है कि फर्टिलाइजर्स का एक बहुत बड़ा इशू है। फर्टिलाइजर्स लगते हैं पैडी के कल्टीवेशन में, और फर्टिलाइजर्स की एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है। ठीक है, अवेलेबिलिटी कम है, और दूसरा अफोर्डेबिलिटी भी कम है क्योंकि इसके प्राइजेस बढ़ गए हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और कौन कौन से देखो यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं, देखो यहाँ पे डाई अमोनियम फॉस्फेट है,
म्यूरेट ऑफ पोटैश है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम है, ठीक है। ये सब जो फर्टिलाइजर्स है बहुत काम के होते हैं पैडी के लिए, लेकिन इनका प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है और ये जो अवेलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी का इशू है। अब जो जितने भी किसान हैं, जितने भी यूनियन है फार्मर्स की, वो सब ये कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी दी जाए फार्मर्स को, या फिर फर्टिलाइजर्स के दाम कम की जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चीज़ें मांग है फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर्स यूनियन की तरफ से, अगर आप चाहते हो कि पैडी का कल्टीवेशन बढ़े तो। अभी देखो क्या हो रहा है कि अभी सेंटर ने कई बार स्टेट्स को ये कहा कि पैडी के सोइंग पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। पैडी की सोइंग इस बार कम हुई है पिछले साल से, लगभग लगभग आप देखोगे तो 27% कम हुई है पिछले साल के मुकाबले इस साल पैडी का कल्टीवेशन, ठीक है। तो इसीलिए सेंटर थोड़ा सा यहाँ पे वरिड है कि यहाँ पे पैडी क्यों उग नहीं रही है, पैडी की सोइंग क्यों नहीं हो रही है। अब यहाँ पे यही कारण है, ये मेन कारण तो यही है, फर्टिलाइजर्स का सबसे बड़ा इशू है, जिसके कारण फार्मर्स आर बीइंग डिस्करेज्ड टू प्रोड्यूस दिस पैडी। क्योंकि अगर मान लो फर्टिलाइजर्स नहीं मिले तो जो भी आपने खेती करी है, जो भी क्रॉप उगाई है इतनी मेहनत से, वो सब बर्बाद हो जाएगी, अल्टीमेटली उतनी अच्छी यील्ड नहीं आएगी। तो यहाँ पे कोशिशें यही हो रही है कि फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए बाय फाइंडिंग अ सॉल्यूशन आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। तो देखो नेक्स्ट इशू है हमारा सेंटर टू प्रमोट ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेशन। तो यहाँ पे इशू ये है कि ड्रैगन फ्रूट, आपको पता है ड्रैगन फ्रूट कैसा दिखता है? पहले तो मैं फोटो दिखाती हूँ। ये देखो इस तरह का ड्रैगन फ्रूट है, अभी अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ड्यूरिंग द कोविड। ओके, कोविड के दौरान बहुत फेमस हुआ। जैसे ये एक तो ड्रैगन फ्रूट है, एक कीवी है। ये पहले इतने ज़्यादा फेमस फ्रूट्स नहीं हुआ करते थे, अभी अभी ज़्यादा फेमस हुए, ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो देखो इनके बारे में कहा जा रहा है कि आज की डेट में गुजरात और हरियाणा, ये कुछ स्टेट्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट को, काफ़ी अच्छा कल्टीवेशन है ड्रैगन फ्रूट का। और इसको ना सिर्फ अपने देश में उगा रहे हैं, अपने देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपने देश में सप्लाई कर रहे हैं, बल्कि एक्सपोर्ट भी इसका कर रहे हैं। और ड्रैगन फ्रूट इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट एक्सपेंसिव फ्रूट, ठीक है, इंडिया में जो एक्सपेंसिव फ्रूट्स की कैटेगरी में आता है। ये आज की डेट में 400 रुपये का पर केजी मिलता है, 400 रुपये पर किलो ये फ्रूट, ठीक है। तो बहुत महंगा फ्रूट है, लेकिन कोविड के दौरान इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई, क्योंकि कोविड में बहुत हेल्प करी इसने इम्यून सिस्टम डेवलप करने में लोगों के, ठीक है। यहाँ पे प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह जितनी भी चीज़ें चल लगती है ना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो सब इससे मिली है लोगों को, ठीक है। डॉक्टर्स ने भी सजेस्ट किया था ड्रैगन फ्रूट खाने का। इनफैक्ट अभी बीच में डेंगू बहुत ज़्यादा हो गया था लोगों में, ठीक है, डेंगू का इशू बहुत चल रहा था, तो उस टाइम पे भी ड्रैगन फ्रूट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आई थी। तो देखो यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट जो है, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि गुजरात और हरियाणा गवर्नमेंट्स के स्टेप्स को फॉलो करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट भी अब प्रमोट कर रहा है ड्रैगन फ्रूट के कल्टीवेशन को। आज की डेट में हमारे पूरे देश में 3000 हेक्टेयर पे ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन होता है। हम कोशिश ये करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश ये करेगी कि अगले 5 सालों में 50,000 हेक्टेयर्स के ऊपर ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन किया जाए। और इसको सुपर फ्रूट भी बोला जा रहा है। सुपर फ्रूट क्यों? क्योंकि ये काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आता है, ठीक है। जैसे इसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बहुत है, एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगी, ठीक है, हालांकि पहले इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होती है, लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट लगेगी, फिर कोई मेंटेनेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, आसानी से आपका ड्रैगन फ्रूट खुद ही खुद कल्टीवेट होता है, आपको बस उसको बेचना है, और बिकता भी काफ़ी अच्छे रेट्स पे। आज की डेट में 400 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि अगले 5 साल में हमारा एम ये रहेगा कि 100 रुपीज़ पर केजी पे इसको लेकर आए, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स इतने हैं। तो ये वैसे देखो एक्सोटिक फ्रूट है, इंडिया का अपना फ्रूट नहीं है, बाहर से आया हुआ फ्रूट है, ठीक है। अब हमने इसको उगाना अच्छे से चालू किया, तो 1990s के दौरान इंडिया में आया था, और अब इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ रही है। इसको गुजरात गवर्नमेंट ने अपना अलग नाम दिया है, कमलम बोलते हैं वहाँ पे इसको, ठीक है, कमलम यानी कि लोटस बोलते हैं। लोटस जैसा दिखता भी, पिंक कलर का है, और अलग अलग जो इसका पॉस्चर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, कमल जैसा ही, लोटस जैसा ही दिखता है, ठीक है। हरियाणा गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट दोनों ही यहाँ पे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें फार्मर्स को, अगर वो ड्रैगन फ्रूट उगाते हैं तो वैसा ही सेम प्लान चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि हम भी इंसेंटिव दें फार्मर्स को ऑल ओवर इंडिया, अगर वो ड्रैगन फ्रूट कल्टीवेट करते हैं तो। अब देखो ये जो ड्रैगन फ्रूट है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, डायबिटिक पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ देता है, कैलोरीज में लो है, न्यूट्रिशन में हाई है, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक सब मिलता है आपको इससे, ओके। और इसकी डिमांड ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर के देशों में भी बहुत ज़्यादा हो गई अब, ठीक है। तो और अच्छा एक इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा रेनफेड या डिग्रेडेड लैंड है, वहाँ पे भी आराम से उग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके लिए एक मिशन भी चलाया गया, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इस मिशन के अंतर्गत यहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए सभी फार्मर्स को, फूड प्रोसेसिंग वगैरह मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व हो रही है कि ड्रैगन फ्रूट में जो भी हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो करें, और फार्मर्स को यहाँ पे बेनिफिशियल
क्रॉप की तरह ड्रैगन फ्रूट को हम इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे कुल मिला के यही है कि सेंटर जो है ड्रैगन फ्रूट का कल्टीवेशन बढ़ाना चाहती है। आज की डेट में 3000 हेक्टेयर पे होता है, चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कि इसको 50,000 हेक्टेयर तक हम एक्सपांड करें। अब ड्रैगन फ्रूट के बारे में कुछ और चीजें देख लो। तो देखो ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये इंडिजीनियस है अमेरिकाज का, ठीक है, तो अमेरिकाज से आया है ये, और ये कैक्टी फैमिली का मेंबर है। इसके दूसरे नाम भी हैं, जैसे देखो पिटाया, पिताहाया, स्ट्रॉबेरी पियर, नोबल वुमन, क्वीन ऑफ द नाइट, ये सब भी अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। हमारे इंडिया में कमलम भी इसका नाम है, गुजरात में बहुत फेमस है ये नाम कमलम, ठीक है। इसका देखो आप इसका वो देखोगे ना फोटो पिक्चर तो आपको समझ आएगा कि कमलम क्यों बुलाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए। तो देखो पहला तो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है, अलग अलग वेराइट सॉइल्स पे उगाया जा सकता है। बस यहाँ पे सेमी एरिड और एरिड रीजन जो होते हैं ना इंडिया में, वहाँ ये उगाया जाता है। रेनफेड रीजन, डिग्रेडेड रीजन में भी उगाया जा सकता है। सेमी एरिड और एरिड रीजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सनबर्न्स नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनबर्न्स नहीं होने चाहिए इस पूरे प्लांट में। लगभग 25% शेड में आपको ये प्लांट रखना पड़ता है तो जाके ये प्रॉपरली उगता है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक सॉइल होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ ही सॉल्ट्स को ये टॉलरेट कर पाता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी सॉइल नहीं ये टॉलरेट कर पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मानसून सीजन में होती है, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अब इस टाइम पे ही ज़्यादा ड्रैगन फ्रूट की बात करें, क्योंकि अब मानसून है और अब हमारे पास टाइम है कि हम ड्रैगन फ्रूट उगाएं, इसको हम एक्सपोर्ट करें और अपनी जीडीपी बढ़ाएं, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1990s में इन द होम गार्डन्स, ओके। लो मेंटेनेंस और हाई प्रॉफिटेबिलिटी वाला फ्रूट है, और फार्मिंग जो कम्युनिटी है उसको काफ़ी फायदा हो सकता है इस फ्रूट को उगाने से, ओके। अब यहाँ पे देखोगे कई सारे स्टेट्स इसलिए ज़्यादा इंक्रीज हो गया है यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट उगाना, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, अंडमान निकोबार, इन सभी एरियाज में, कई सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी इसको उगाया जाता है। यहाँ पे एक प्रोग्राम की मैंने बात करी थी, मिशन ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें हम ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ओके। आगे बात करते हैं, आरबीआई मूव्स टू स्टेबलाइज रुपी मे फेस इकोनॉमिक हर्डल्स। तो बेसिकली देखो हो क्या रहा है, हमारा जो रुपया है, रुपी जो है हमारा काफ़ी डिप्रिशिएट कर रहा है, ठीक है, काफ़ी डिप्रिशिएट कर रहा है इन फ्रंट ऑफ डॉलर, ओके। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको कई सारे रीजंस बताए थे। हमारे देश से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तो देखो हमारी इकोनॉमी जो है थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही है, लास्ट के जो इंडेक्सेस आए हैं उसकी तरफ से समझ में आता है कि कॉन्ट्रैक्ट होती हुई दिख रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट भी थोड़ा सा है हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी रही है ड्यूरिंग द कोविड। तीसरा रीजन ये है कि यूएस का जो फेडरल बैंक है वहाँ ने उसने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ा दिए हैं। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो इनके लिए जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी मार्केट यूएस का हो गया रैदर देन इंडिया, ठीक है। तो सभी ने अपना पैसा इंडिया से विड्रॉ करके बाहर के देशों में लगाना चालू कर दिया। इसीलिए रुपया जो है वो कम, रुपया की जो हमारे यहाँ पे देश में अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई, डॉलर की अवेलेबिलिटी कम हो गई। इसीलिए ऑन अ लाइटर नोट दिस इज फॉर यू कि आजकल रुपी जो है उसकी हालत इस तरह की है कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, दिस इज डॉलर एंड दिस इज रुपी, ओके। तो इस तरह से आज की डेट में हमारी सिचुएशन चल रही है हमारे रुपी की। तो इसके लिए आरबीआई जो है कुछ मेजर्स लेके आया। आरबीआई किस तरह के मेजर्स लेके आया, इस फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ मेजर्स लेके आया। कैसे? अब देखो इसको एक्सचेंज रेट को कैसे यहाँ पे स्टेबलाइज किया जाएगा। हमारे देश में क्या हो रहा है कि रुपया जो है वो ज़्यादा है, डॉलर कम है, इसीलिए डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और रुपए की वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जो भी चीज़ ज़्यादा डिमांड में होती है, जो भी चीज़ की सप्लाई कम होती है वो ज़्यादा, उसके रेट ज़्यादा होते हैं, वैल्यू ज़्यादा होती है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारे देश में डॉलर आता है तो उससे क्या होगा, रुपए और डॉलर बैलेंस हो जाएंगे और हमारा एक्सचेंज रेट फिर से बैलेंस हो जाएगा। अभी हमारा एक्सचेंज रेट लगभग 78 टू 79 रुपीज़ चल रहा है, एक डॉलर के बदले 78 या 79 रुपीज़ आपको देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे जो डॉलर अगर इंडिया में वापस आता है तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। अब डॉलर को लाने के लिए क्या किया जा रहा है, जो हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर या डायरेक्ट इन्वेस्टर इसको बाय कर सकता है, परचेज कर सकता है। और भी दूसरे देखो मेजर्स लिए गए हैं, जैसे कि शॉर्ट टर्म कॉर्पोरेट डेप्ट
यहाँ पे आप ले सकते हो। इसके अलावा ओपनिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर फुल्ली एक्सेसिबल रूट, आप फुल्ली एक्सेसिबल रूट के थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स को खरीद सकते हो। ये सब चीज़ें की जा रही है सो दैट इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो और हमारे देश में इन्वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पे एनालिस्ट्स का कहना ये है कि हमारे देश में जो प्रॉब्लम अभी चल रही है ना, वो इतना इमीडिएटली सॉल्व नहीं होगी। जो मेजर्स हैं इमीडिएटली सॉल्व नहीं होने वाले, इमीडिएट काम नहीं करेंगे। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? अभी देखो हमारे देश में एक फॉरेन एक्सचेंज का जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारा काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। लास्ट जो हमारा 9 महीने हैं, लास्ट के 9 महीने में लगभग $40 बिलियन से हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हुआ है, यानी कि घटा है। ठीक है, और यहाँ पे जो रुपी है लगभग 6% से ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ है एक साल में। ठीक है, और ये जो है 2013 का जो टेम्पर टेंट्रम क्राइसिस था उसके जैसा कुछ कुछ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन भी ज़्यादा है, करंट एंड फिजिकल अकाउंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे स्ट्रेस में है, और इन सभी सिचुएशन से निपटने के लिए अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इन्फ्लेशन को कोशिश यही हो रही है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को अभी कम करे, इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखे। उससे क्या होगा कि जब हम धीरे धीरे वेट एंड वॉच करेंगे, धीरे धीरे यूएस भी अपने इंटरेस्ट रेट कम करेगा और अल्टीमेटली हमारा रुपया जो है लाइन पे आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रुपया एकदम से बैलेंस हो जाए, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, वो कहना है एनालिस्ट का। फॉरेन फंड्स जो हैं अभी हमने सेल भी किए, तो देखो बहुत सारे फॉरेन फंड्स जो हैं वो सोल्ड हो चुके हैं $30 बिलियन के इंडियन इक्विटीज़ में। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इंडियन इक्विटीज़ में, वो $30 बिलियन का जो फंड अपने बेच के गए हैं इन दिस ईयर 2022 में, अभी तक में। ठीक है, लाइक 6-7 महीने हुए हैं, इतने में ही $30 बिलियन अभी तक बेच के चले गए हैं। तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए कि रुपी कैसा डिप्रिशिएट करता है, आरबीआई क्या कर रही है, और अभी ओवरऑल सिचुएशन क्या है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा ये है एडिटोरियल, कम्युनिटी एंड हेल्थ इशू ऑफ कंसर्न LGBTQIA+ जो कम्युनिटी है इसके लिए बात हो रही है। तो पहले देखो, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इस कम्युनिटी के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, हम LGBT बोलते ही नहीं है, हम LGTB बोलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं, बेसिकली LGBT कम्युनिटी है क्या। ओके, तो इसकी बात कर लेते हैं पहले, ये क्या है। L स्टैंड फॉर लेस्बियन कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे विमेन जो है, विमेन ओरिएंटेड जो विमेन होती हैं, यानी कि जो विमेन है उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज टूवर्ड्स विमेन। ठीक है, तो जेंडर, सेम जेंडर की तरफ इनका ओरिएंटेशन होता है। तो विमेन हुज अफेक्शनल और सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज टूवर्ड्स द पीपल ऑफ सेम जेंडर। ओके, गेज वो होते हैं, वो मेन होते हैं जिनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज टूवर्ड्स द पीपल ऑफ सेम जेंडर, यानी कि मेन की तरफ ही इनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है। उसके बाद बाइसेक्सुअल्स, बाइसेक्सुअल्स वो लोग होते हैं जिनका अपने जेंडर और अपोजिट जेंडर, दोनों जेंडर्स की तरफ यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर कोई मेन है तो उसका मेन और विमेन दोनों की तरफ अट्रैक्शन है, अगर कोई विमेन है तो उसका मेन और विमेन दोनों की तरफ अट्रैक्शन है। ठीक है, इस तरह के जो लोग होते हैं उनको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। उसके बाद होते हैं ट्रांसजेंडर्स। ट्रांसजेंडर्स के साथ इशू क्या है कि जो आइडेंटिटी इनके साथ बर्थ से जुड़ी है, उस आइडेंटिटी का अपोजिट ये फील करते हैं, यानी कि वो जेंडर जहाँ पे जेंडर आइडेंटिटी डिफर करती है फ्रॉम द कन्वेंशनल एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन द असाइंड सेक्स एट द बर्थ। ठीक है, इवन आउटसाइड द मैन और वुमेन बाइनरी। तो कई बार क्या होता है कि कोई मैन है, ठीक है, और लेकिन वो फील करता है एज अ वुमेन। ठीक है, अब उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन या अफेक्शनल ओरिएंटेशन किसी और की तरफ भी हो सकता है, मेन की तरफ हो, वुमेन की तरफ, वो अलग बात है, लेकिन वो फील ही नहीं करता जो जेंडर उसके साथ असाइंड है उसके जैसा वो फील ही नहीं करता ओवरऑल, सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात नहीं है। तो ये हो गए ट्रांसजेंडर। क्वीर्स कौन होते हैं? ये सेल्फ आइडेंटिफाइड होते हैं क्वीर्स। ठीक है, जो कि अपनी जेंडर आइडेंटिटी को ट्रांजिट मानते हैं। ठीक है, यानी कि मान लो मेन एंड वुमेन के बीच में ये अपने कहीं जो जेंडर आइडेंटिटी है उसको मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बाइनरी नॉर्म जो है कि सिर्फ मेन या वुमेन दो जेंडर्स को हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इसके अलावा क्वीर अपने आप को थर्ड जेंडर के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, और इनके हिसाब से ये जो जेंडर आइडेंटिटी या सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ये जो है ये सोशल कंस्ट्रक्ट यानी कि सोसाइटी ने बनाया हुआ है, ये बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकली आप इन सब चीज़ों से बंधे हुए नहीं हो। तो मेन एंड वुमेन के बीच में कहीं इनकी ट्रांजिट आइडेंटिटी लाई करती है। ओके, अब इसके अलावा इंटरसेक्स। इंटरसेक्स कौन से लोग होते हैं? इंटरसेक्स आर द पीपल हु सेक्सुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, सेक्सुअल हार्मोन्स, जेनिटल क्रोमोसोम्स एक्सेट्रा डू नॉट फिट द बाइनरी नॉर्म। तो वही सेम चीज़ है कि मेन और वुमेन ये दो लोगों को ही, दो जेंडर्स को ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं, इसको बोलते हैं बाइनरी नॉर्म।
कि सोसाइटी जो है इन दो जेंडर्स को ही रिकॉग्नाइज करती है। लेकिन इंटरसेक्स वो लोग हैं जिनके जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो आप सोचते हो, जो आप इमोशंस फील करते हो, वो नहीं, आपके बायोलॉजिकल जेनिटल्स, क्रोमोसोम, सेक्सुअल जो हार्मोन है, वो सब भी इन दोनों जेंडर्स से अलग होते हैं, डिफर करते हैं, ठीक है, ये बाइनरी नॉर्म से बाहर होते हैं। ओके, इसके अलावा असेक्सुअल वो लोग होते हैं जो किसी की तरफ भी कोई अफेक्शन, सेक्सुअल अफेक्शन फील नहीं कर सकते, जो दूसरे लोग जो हैं, चाहे फिर वो मैन हो, वुमेन हो, कोई और भी हो, यहाँ पे उसकी तरफ किसी भी तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन फील नहीं करते, ये हो गए असेक्सुअल। और प्लस में वो लोग आते हैं जो जेंडर आइडेंटिटीज अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑल द एग्जिस्टिंग सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ठीक है, तो वो सारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे मैन हो गया, वुमेन हो गई, ये सारी भी इसमें आती है, ठीक है। तो अब देखो इसी की बात कर रहे हैं कि ये जो पूरी कम्युनिटीज हैं, ये कई सारे प्रॉब्लम्स आज की डेट में देख रही हैं। जैसे कि अभी हमने प्राइड मंथ मनाया था जून में, ठीक है, प्राइड मंथ इज बेसिकली सेलिब्रेटेड कि हम यहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज करें, जो LGBTQ कम्युनिटी है इसको रिकॉग्नाइज करें और इसके साथ खड़े हों, ठीक है। लेकिन अभी भी देखो हमारे देश से सेक्शन 377 हट चुका है, नालसा केस आया था जिसके बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन का हो सकता है, दिस इज नॉट अ डिसऑर्डर, ठीक है, एंड दिस इज नॉट इवन इलीगल, ये हो सकता है। लेकिन फिर भी आज भी हमारे देश में जो LGBTQIA कम्युनिटी है, ये आज भी हमारे देश में बहुत सफ़र कर रही है हर तरह से, ठीक है, मेंटल इलनेस हो गई, फिजिकल इलनेस हो गई, और यहाँ पर डिसफंक्शनल हार्मफुल बिहेवियर्स भी शो कर सकती है आगे जाके। आपने देखा है कोई भी पर्सन मेंटल इलनेस से गुजर रहा है, अगर उसका इलाज नहीं हो तो आगे जाके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल बिहेवियर्स पे वो उतर जाएगा। वैसा सेम चीज़ हमारे यहाँ पे भी हो सकती है विद दीज कम्युनिटीज। ओके, हमारे देश में एक बड़ा सा स्टिग्मा है जो लाई करता है इन कम्युनिटीज़ के साथ। ओके, अब क्या प्रॉब्लम है ना कि देखो ये जो कम्युनिटीज़ हैं, इनको बहुत बड़ा डिसोनेंस फेस करना पड़ता है, यानी कि खुद को ही ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते, सोसाइटी तो छोड़ो, खुद को ही ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक बहुत डीप रूटेड डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा इनके साथ अटैच रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इनका पुअर सेल्फ वर्थ होता है, डिस्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा रहता है, सेल्फ हेट, सफरिंग्स इनको आने लगती है, ठीक है, अपने आप में ही डिप्रेशन, अपने आप से ही हेटरेड, इस तरह की सिचुएशन इनको फेस करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ द इंटेंसिफाइड स्टिग्मा इन द सोसाइटी। सोसाइटी इनको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ये एक्चुअल में कोई चीज़ होती है, नेचुरल चीज़ होती है। इनको लगता है कि अर्बनाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, इंटरनेट के कारण ये सब चीज़ें हो रही सोसाइटी में, ठीक है। इसको एक डिसऑर्डर माना जाता है आज भी हमारे देश में, ठीक है, और सिर्फ नहीं हमारे देश में, बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आज भी इसको डिसऑर्डर माना जाता है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके कारण क्या होता है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रिमिनेशन होता जाता है बहुत ज़्यादा, और ये यंग एज से स्ट्रेसफुल कंडीशन बना देता है इन कम्युनिटीज़ के लिए। यहाँ पे ये तो छोड़ो कि आप किसी को बताओ, अपनी फैमिली को या सोसाइटी में आप इसका रिकग्निशन पाओ, अपने आप की नज़रों में आप अपने आप को नहीं बता पाते कि मेरे साथ ये इशू है या मैं इस जेंडर कम्युनिटी से, इससे बिलोंग करता हूँ। वैसे ये कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अगर इस जेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप खुद में ही एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, दूसरों के तो छोड़ो, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन हमारे देश में है जो कि सिर्फ डिमांड करती है एसिमुलेशन, यानी कि सोसाइटी बोलती है कि दो जेंडर्स को हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं, मेन एंड वीमेन, इनमें से अगर आप कोई हो तो फिर बहुत बड़ी बात है, और नहीं हो तो आप इसमें एसिमुलेट हो जाओ, बाकी सब कुछ डिसऑर्डर है, ये कहती है हमारी सोसाइटी, ठीक है। तो हर सेंस में जो पर्सन है, जो जो भी इन कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो पर्सन हर जगह पे आउटसाइडर फील करता है, ठीक है। उसको ये रियलाइज ही नहीं होता कि वो इस कम्युनिटी का, इस वर्ल्ड का, इस सोसाइटी का हिस्सा है, ठीक है। उसको बर्थ से ही इस तरह की एक्सट्रीम स्ट्रेस की आदत हो जाती है, ओके। और इसके चलते क्या होता है, डिप्रेशन, मेंटल इलनेस, ये सारी चीज़ें आने लगती है, ओके। और यहाँ पे एक होमोफोबिया सा जनरेट हो जाता है। होमोफोबिया हमारे सोसाइटी में भी है कि एक लड़का है तो वो लड़के को पसंद नहीं कर सकता, एक लड़की है तो लड़की को पसंद नहीं कर सकती। इसके चक्कर में क्या होता है कि जो इन कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग हैं वो लोनलीनेस फील करते हैं, और लोनलीनेस फील करने के चक्कर में सब्सटेंस यूज़ की तरफ चले जाते हैं, ड्रग अब्यूज़ होता है उनके साथ, ठीक है। इनके साथ ना सिर्फ ये चीज़, मेंटल इलनेस तो है ही, फिजिकल तरह से भी हरास किया जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आज की डेट में अगर रिपोर्ट्स के हिसाब से देखोगे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो मेन या वुमेन है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, यानी कि सोसाइटी में उसको एक्सेप्ट किया गया है, इस तरह का जो ह्यूमन बीइंग है, उसको जितना स्ट्रेस या एंग्जाइटी फील होती है, उसके हिसाब से लगभग 1.75 टाइम्स ज़्यादा वल्नरेबल होती है LGBTQ वाले जो कम्युनिटी है, वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है विद दिस एंग्जाइटी। और इसमें भी जो ट्रांसजेंडर हैं,
वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, लगभग 2.5 टाइम्स इनकी जो वल्नरेबिलिटी होती है टुवर्ड्स एंग्जाइटी ये होती है, ठीक है। अब देखो आज की डेट में क्या होता है, हर किसी को प्रेशराइज किया जाता है ओपनली या स्ट्रक्चरल सोसाइटी के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, फैमिली के थ्रू, किसी ना किसी थ्रू के किसी भी ना किसी मीडियम के थ्रू कि आप अपनी सेक्सुअल आइडेंटिटी पहचानो, आप सिर्फ मेन या वुमेन में से एक हो सकते हो, ठीक है। उनके ऊपर जबरदस्ती ये दबाव बनाया जाता है। अब लार्ज मेजोरिटी आज के टाइम पे जो साइकेट्रिस्ट हैं वो भी इसको आज के टाइम पे डिसऑर्डर मानते हैं और जो करेक्शनल थेरेपी है वो अपनाते हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, जबकि ये कोई डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल है, नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। अब देखो आज की डेट में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, गेज हैं, ये सब जो हैं, ये प्राइवेट सेक्टर जो है इसमें मेडिकल हेल्थ केयर जो है उसको प्रेफर करना ज़्यादा सही समझते हैं देन द गवर्नमेंट वंस, क्योंकि गवर्नमेंट वंस के साथ स्टिग्मा अटैच होता है, ठीक है। अब जो है इसका मेंटल हेल्थ का इशू है कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ जो है, ओवरऑल हेल्थ जो है वो एक प्रायोरिटी हमारी बननी चाहिए। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को हमको शामिल करना चाहिए, ना सिर्फ वो लोग जो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो भी कम्युनिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, हमारी लार्जर वाइडर सोसाइटी है, गवर्नमेंट है, इन सभी को हमको शामिल करने की ज़रूरत है इसके सोल्यूशन में, ओके। और ये आसान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम होती ना तो ठीक था, यहाँ पे गवर्नमेंट तो फिर भी मान जाएगी, चीज़ों को समझ जाएगी, लेकिन हमारी सोसाइटी इसको निग्लेक्ट कर रही है, हमारी सोसाइटी इस प्रॉब्लम को नहीं समझ रही है। सोसाइटी को समझाना, सोसाइटी में एटीट्यूडनल चेंज लाना, ये एक बड़ी बात है, ठीक है। अब देखो इसके लिए अवेयरनेस चैलेंजेस, अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह चलाने चाहिए हमको, ठीक है, हेल्थ इश्यूज को लेकर। आप देखोगे हमारी सोसाइटी में भी, आप देखो कोई छोटा बच्चा है नर्सरी केजी का, उसको भी सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सिर्फ दो जेंडर होते हैं, गर्ल या बॉय, मेन या वुमेन, ठीक है। हमारी फैमिलीज में भी हम सिर्फ यही बात करते हैं कि मेन या वुमेन। आप अपने दोस्तों से बात करते हो, ठीक है, उस टाइम पे भी आप मेन या वुमेन की बात करते हो, ये चीज़ हमारे अंदर इनग्रेन्ड है, ठीक है। इवन जब मैं ये एडिटोरियल डिस्कस कर रही हूँ तो भी मेरे दिमाग में बार बार यही चीज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ हमारे अंदर इनकलकेटेड है, इनग्रेन्ड है, मेन या वुमेन, बस यही दो चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा भी जेंडर्स होते हैं, ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमारी सोसाइटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसको लेकर हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस होनी चाहिए, फैमिली में ये बात होनी चाहिए, फैमिलीज में बात होनी चाहिए, स्कूल्स में ये बात होनी चाहिए कि जेंडर्स जो है सिर्फ बाइनरी नहीं होता है, जेंडर्स अलग भी हो सकते हैं, ओके। और इसमें जब आप छोटी क्लासेस से बच्चों को पढ़ाते हो तो उनमें एटीट्यूड डेवलप करने की जरूरत है, जो कि है सेल्फ लव की, ठीक है, सेल्फ फेथ की। ये चीजें जो है ना, सेल्फ केयर स्किल्स की जो एबिलिटीज है वो डेवलप करना हमको जरूरी है, ओके। और यहाँ पे साथ में सपोर्टिव सेफ एजुकेटिव स्पेसेस हमको देनी है, यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, मेंटल हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस फैलानी है, ये सब चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव हो और सही तरह से हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करें, ठीक है। नहीं तो हमारी आधी से ज़्यादा जो सोसाइटी है वो मेंटल इलनेस से ही गुजर रही है आज के टाइम पे, ठीक है। तो इसको हमको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं, तो ये हमारा इतना ही आज की डेट में आर्टिकल था, दैट वाज ऑल। आपके लिए आज का होमवर्क है ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी कि एटलस से रिलेटेड। आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे बताओगे दो सीज के बारे में। एक है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्रीज ने मेडिटेरेनियन सी को यहाँ पे सराउंड किया हुआ है, पहली चीज तो ये बताओगे। दूसरी चीज आप मुझे बताओगे अबाउट द बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, ये बेरिंग स्ट्रेट कहाँ आता है और कौन से दो ओशन बॉडीज को जोड़ता है, कौन से दो कॉन्टिनेंट्स को अलग करता है, ये मुझे बताओगे। तो ये दो क्वेश्चंस आपके पास हैं, पहला मेडिटेरेनियन सी और दूसरा बेरिंग स्ट्रेट के बारे में। एटलस खोलना और एटलस में जाके देखना, गूगल नहीं करना है, एटलस खोलना है, ओके। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कॉमेंट करना जो क्वेश्चंस पूछे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।